आरिफ हैरानी से नीरज को देखने लगा क्योंकि बेचारे को लगा था कि उसका ये बिना अकल का असिस्टेंट मान्या को पहचान कर उसकी सच्चाई ही न बता दे, लेकिन वो कैसे भूल गया था। मान्या तो कभी माफिया का फेस रिवील कभी की ही नहीं है, इसलिए उसने खुशी से नीरज को देखा। वही मान्या कंफ्यूज होकर बोली, अंडरस्को व्हाट मेरे हमसफर, क्या बोल रहे हो? नीरज ने खुशी से उछलते हुए कहा, अंडरस्को हाँ हाँ मेरे हमसफर, जिसमें आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, मैं आपका फैन ही हो गया। मान्या ने कंफ्यूज होकर बोला, अंडरस्को एक्टिंग और मैंने की थी, क्यों मैं एक एक्टर हूँ? नीरज ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को क्यों मजाक कर रही है, आप तो बंगलौर की टॉप एक्ट्रेस में से एक हो और मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। इतना बोल उसने एक बड़ी सी मुस्कान लिए दीवानों जैसा उसे देखने लगा। मान्या ने अजीब सी हंसी के साथ उससे थोड़ा 2 कदम दूर हो गई और बोली, अंडरस्को ओके ओके, अगर मैं एक्टर हूं तो तुम कौन हो? इतना बोल वो आरिफ की ओर देखने लगी, जो अपने सिर खुजलाते हुए मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को ये मेरा असिस्टेंट है नीरज। मान्या ने नीरज की ओर देखा, जो हाँ में सिर हिलाया और बोला, अंडरस्को हाँ मैं आरिफ सर असिस्टेंट हूँ, आप यहाँ क्या कर रही है? मान्या ने उसे आंखें छोटी करते हुए कहा, अंडरस्को मैं आरिफ की वाइफ हूँ, वो जहाँ होगा वही होंगी ना मैं। नीरज ने हैरानी से आरिफ को देखा, जहां आरिफ हाँ में सिर हिला रहा था। नीरज ने फिर मान्या की ओर देखा, जिसे देख उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके बॉस ने शादी कर दी बिना उसे इनवाइट किए। ये सोच उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसने आरिफ को देखा और कहा, अंडरस्को सर आपने गलत किया, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मुझे बिना बताए आपने शादी कर दी, वो भी मेरे फेवरेट एक्ट्रेस से। आरिफ ने घूरते हुए कहा, अंडरस्को यहाँ नौटंकी नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। नीरज ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्को आपसे ही पूछा था उनकी नहीं, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं आ गया देखने आप सच में आए हैं कि। और मुझे जेनी से भी मिलना था, बहुत दिन हो गए उसके हाथ के कुछ खाए हुए। आरिफ ने कहा, अंडरस्को खाओगे तब न जब वो जिंदा होगी, पहले से शट डाउन हुई पड़ी है। नीरज हैरान होकर बोला, अंडरस्को क्या शट डाउन, वो कैसे हो सकता है? आपने और उस क्या नाम था उस लड़की का? हाँ मेहिका, उसने तो इस तरह से घर डिजाइन किया था न कि हाउस में जब तक आपके फिंगरप्रिंट यूज न हो वो तब तक वो शट डाउन नहीं हो सकती। आरिफ ने आंखें छोटी करते हुए मान्या को देखा और बोला, अंडरस्को वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बिना मेरे फिंगरप्रिंट के जेनी शट डाउन हो कैसे गई। मान्या ने उसे ऐसे देखते हुए कहा, अंडरस्को ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे कैसे पता होगा कि वो कैसी हुई होगी कोई तरीके से? वैसे भी मैंने बस 2-4 बटन ही दबाए थे, थोड़ी ना उसके पुर्जे हटा दिए थे। नीरज तो हैरानी से मान्या की बात सुन रहा था। वो बोला, अंडरस्को इसका मतलब मैम ने शट डाउन किया जेनी को? कैसे, वो कैसे की? मान्या ने नीरज को देख कहा, अंडरस्को जिसने बनाया है उससे पूछो, और वो अपनी जो लड़की का नाम लिया था उसे भी पूछना, मेरा दिमाग मत खाओ बस। वैसे भी भूख लगी है मुझे, इसलिए मैं तो जा रही हूँ अंदर कुछ खाने को खोजने, तुम दोनों यही डिस्कशन करना। इतना बोल वो वहां से चली गई। वही आरिफ ने मान्या को जाता हुआ देखा और मुस्कुरा दिया। वही नीरज ने कहा, अंडरस्को सर आपने इतनी बड़ी बात कैसे छुपा के रखी है? आपकी शादी हो गई और मुझे कानो कान खबर नहीं है, क्या आपके घर वालों को पता है? आरिफ ने कहा, अंडरस्को हाँ मोम डैड को पता है और भाई को भी, और वो मिल भी चुके हैं। नीरज हैरान रह गया और बोला, अंडरस्को तो क्या मैं ही हूँ जिसे नहीं पता? आरिफ ने कहा, अंडरस्को तुम क्यों मेरे पर्सनल लाइफ में ढुकना चाहते हो? जितना दूर रहोगे उतनी अच्छी और बिना डर के जिंदगी जियोगे। नीरज ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को लेकिन सर मैं तो आपका असिस्टेंट हूं ना, मुझे हक है आपके लाइफ के जानकारी रखना। आरिफ ने हंसते हुए उसके बाल पर हाथ फेरा और कहा, अंडरस्को तुम अपने भैया के बिल्कुल उल्टे हो। नीरज हंस दिया, फिर दुखी होकर बोला, अंडरस्को जब से वो गए सब चीज मुझ पर है, लेकिन उन्होंने आपकी भी जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं और मैं और अपने आखिरी सांस तक आपकी वफादारी करूंगा। नीरज को ऐसे दुखी देख वो थोड़ा मजाक करते हुए बोला, अंडरस्को जिम्मेदारी पहली खुद को तो संभालो बाबू, जो अभी भी टेडी लेकर सोता है, फिर मेरी जिम्मेदारी के बारे में सोचना। नीरज ने कहा, अंडरस्को सर। आरिफ हंस पड़ा और घर की तरफ चलते हुए बोला, अंडरस्को हाँ तो तुम बोल रहे थे मैसेज में कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुम्हें, क्या थी वो बात? नीरज ने सीरियस होकर कहा, अंडरस्को हाँ वो ब्लैक मास्क टीम के लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। आरिफ ने कहा, अंडरस्को क्या?
नीरज ने कहा अंडस्को वो आनंद मानन की बेटी मान्या मानन जो अभी अभी बंगलौर की माफिया क्वीन है उसे अप्रोच करना चाहते हैं। आरिफ ने एक मिस्टीरियस स्माइल दी और कहा अंडस्को ऐसा क्या तो करने दो। नीरज हैरान होकर बोला अंडस्को करने दो से आपका क्या मतलब है सर, इससे हम लोग के वो सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे जो हम बंगलौर में रहकर कर रहे थे। आरिफ ने कहा अंडस्को सीक्रेट्स रिवील तब ही न होंगे जब उन्हें मान्या मिलेगी। इतना बोल वो सामने देखकर मुस्कुराता है। नीरज कंफ्यूज हो गया और बोली अंडस्को क्या मतलब है आपका, क्या आप मान्या मानन को किडनैप करने वाले हैं। आरिफ ने हंसते हुए कहा अंडस्को अरे अरे मेरे में इतना दम कहाँ मिस मान्या को किडनैप कर सकूं, वो तो खुद एक तोप है, हमें न उठवा ले। नीरज और ज्यादा आरिफ के बातों में उलझलते हुए कहा अंडस्को आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। आरिफ ने उसकी तरफ देखा और कहा अंडस्को जब सामने ही वो इंसान हो तो उसे किडनैप क्यों करूं, बस जाने नहीं देने का बहाना खोजना है। इतना बोल वो सामने देख मुस्कुरा देता है। वही नीरज भी आरिफ के बात सुन सामने देखता है जहां मान्या वो लोग दोनों के ही पास आ रही थी। मान्या को देख नीरज और ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये उसका बॉस कहना क्या चाहता है। वही मान्या दोनों के पास आकर बोली अंडस्को लो ठीक हो गई तुम्हारी जेनी, मैंने फिर से वही सब बटन दबा दिए, ऑन हो गई हो। आरिफ ने सर झुकाते हुए कहा अंडस्को थैंक यू सो मच मैम, लेकिन आपने ये किया कैसे। मान्या ने अपने बाल झटके हुए कहा अंडस्को बॉर्न टू टैलेंटेड हूँ शायद, क्योंकि मेरी मेमोरी चली गई है ना। आरिफ ने कहा अंडस्को ओह हाँ फिर भी से थैंक यू। मान्या ने मुंह बनाते हुए कहा अंडस्को हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी से इस जेनी को बोलो खाना देने वरना तुमसे सारा काम करवाऊंगी। आरिफ ने कहा अंडस्को जैसी आपकी इच्छा। मान्या ने मुंह बनाया और अंदर चली गई। वही आरिफ ने नीरज को देखा जो अभी भी सोच ही रहा था। आरिफ ने कहा अंडस्को अब सोचना बंद करो और चलो तुम भी खा लो, इतना दूर अपने कार का पेट्रोल खर्चा करके आए हो, कुछ तो दे ही सकता हूँ मैं। नीरज ने आरिफ की बात सुन घूर के आरिफ को देखा तो आरिफ उसे इग्नोर करके अंदर चला गया। वही नीरज भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। वही दूसरी तरफ नाथ विला में बहुत टेंशन भरा माहौल घर में था, क्योंकि नहीं नवीन का कुछ अता पता था नहीं मेघना का, दोनों तो जैसे गायब ही हो गए थे। घर में सब मेहमान आ चुके थे और कल उनके घर गोद भराई की रस्म भी थी, लेकिन दोनों ही गायब थे। ये सब से नवीन के पापा राकेश बहुत परेशान थे। उन्होंने परेशान होकर कहा अंडस्को ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है नंदनी, नहीं तुम अपने बेटे को इतना छूट देती न, वो इतना दिन वो घर से बाहर जाता, 3 दिन से घर ने आया, अब जब उसकी वाइफ उसे लेने गई है वो भी कहीं गायब हो गई, कल उसकी पूरी फैमिली यहाँ होगी, क्या जवाब देंगे हम। अरे उन्हें तो तब भी समझा लेंगे, लेकिन घर में आए मेहमानों का क्या, अगर दोनों को रस्म करना ही नहीं था तो क्यों सबको बुलाने और ये काम झाम किए दोनों। नंदनी जो नवीन की माँ थी वो बोली अंडस्को बच्चे हैं होंगे आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। राकेश ने भड़कते हुए कहा अंडस्को हाँ बच्चे हैं इसलिए तो बच्चा कर रहे हैं, और हम उनके ही बच्चे के लिए ही नहीं फंक्शन रखे हैं, तो कहाँ गायब है वो दोनों, क्या उन्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आता, पहले से ये शादी होकर बहुत बड़ा काम तो कर ही दिया और ये सब नखरे झेलो अब, और कोई बच्चे बच्चे नहीं है, वो नंदनी बड़े हैं, शादी की है दोनों ने और पेरेंट्स बनने वाले हैं और कुछ महीनों में। नंदनी ने अपना सिर झुका लिया, वो बोली अंडस्को मैं एक बार लास्ट उन्हें कॉल करने की कोशिश करती हूँ। राकेश ने अपने सर में हाथ रखते हुए परेशानी से कहा अंडस्को हाँ करो जल्दी, वैसे भी नहीं उठाएंगे वो दोनों। वही नंदनी ने नवीन को फिर कॉल करती है तो वो इस बार रिसीव हो जाता है जहां से लड़खड़ाती हुई आवाज आए अंडस्को हेलो। नंदनी तो खुशी हो गई थी कि नवीन की का फोन लग गया, लेकिन ऐसे नवीन की आवाज सुन वो बोली अंडस्को हेलो हेलो नवीन ये तुम हो। नवीन ने हंसते हुए कहा अंडस्को ओह मोम अच्छा अच्छा ये आप हो, कैसे कैसे फोन किया। नंदनी ने परेशान होकर कहा अंडस्को कहाँ हो तुम बेटा, और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। नंदनी को जब राकेश ने देखा कि वो नवीन से बात कर रही है और सच में नवीन ने फोन उठा लिया तो उन्होंने फोन छीन के नवीन से बात करते हुए बड़े कड़क आवाज में कहा अंडस्को नवीन कहाँ हो तुम। नवीन जो अभी नशे में अपनी माँ का सवालों का जवाब बस देने ही वाला था कि अपने पापा का आवाज सुन उसका सारा नशा उतर गया। वो बस बोला अंडस्को पापा वो मैं।
वो इतना ही बोला था कि राकेश ने कहा अंडरस्को वो मैच छोड़ो और कल सुबह तक तुम और मेघना मुझे कल नाथ विला में दिखने चाहिए वरना तुम दोनों की खैर नहीं। इतना बोल राकेश ने कॉल कट कर दिया। वही नवीन हैरान था, वो परेशान होकर खुद बोला अंडरस्को मेघना क्या वो घर में नहीं है तो कहाँ है। नवीन को जब पता चला कि मेघना घर में नहीं है तो वो हैरान रह जाता है कि अभी मेघना चली कहाँ गई। वो जो नशे में था वो भी उतर चुका था, लेकिन नवीन ने फिर सोचा जहां भी उसे क्या वो अब जहां भी रहे है उसने उसे धोखा दिया है, उसे उसके पास नहीं जाना है और जानना है। इसलिए वो फिर से अपने चेयर में बैठ गया। वो अभी भी एक बार में था, उसने तो मानो पूरे 4 दिनों से वही अपना घर बसा लिया था। उसने खुद से कहा अंडस्को मैं नहीं जाऊंगा उस लड़की को खोजने, मैं क्यों जाऊं उस झूठी धोखेबाज लड़की को खोजने। वो खुद से ये सब बोल ही रहा था कि बगल में बैठे उसका दोस्त साहिल उससे पूछता है अंडस्को हे डूड क्या हुआ, भाभी का कॉल था क्या, तुझे घर बुला रही है क्या। साहिल की बात सुन नवीन ने घूर के उसे देखा और कहा अंडस्को नहीं मोम का उन्होंने घर बुलाया है जल्दी। साहिल ने कहा अंडस्को ओह आई सी, वैसे तुझे घर चले जाना चाहिए, मुझे भी जाने वक्त हो गया है। नवीन ने कहा अंडस्को हाँ तो जाना। साहिल ने कहा अंडस्को ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बता तूने फिर से मिस्टर प्रसाद के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या। नवीन ने कहा अंडस्को नहीं तो। साहिल ने कहा अंडस्को ओह तो पता नहीं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि उन्होंने कहा कि तूने उनके केस लड़ने के लिए हाँ कर दिया। नवीन ने कहा अंडस्को उन फ्रॉड लोगों का केस कौन लड़ेगा, मैंने मेघना के हाथों ये बात करवा दी, हम नहीं कर सकते। साहिल हैरान होकर बोला अंडस्को आर यू सीरियस नवीन, तूने भाभी को भेजा था उन्हें मना करने के लिए, तुझे पता है वो कितने ज्यादा खतरनाक लोग हैं। नवीन ने चिढ़ते हुए कहा अंडस्को मैंने नहीं भेजा था, उसकी ही जिद थी तो मैंने उसे कहा जाना चाहती हो तो जाओ, अब इसमें मैं क्या करूं, अब उसके पैर तो नहीं पकड़ सकता ना। साहिल ने कहा अंडस्को पकड़ लेते तो अच्छा होता क्योंकि मैंने उनके बारे में ये सुना है, उन्हें फीमेल्स कैंडिडेट रिजेक्टेंस से बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा है अभी भाभी सफेली घर में है उनका, अब पैर पकड़े रहना, कहीं ऐसे फैनकिंडल बनने मत भेज देना, कुछ काम हम ही करे तो बेहतर होता है। नवीन साहिल की बात सुन सोच में पड़ गया, उसने कहा कि मिस्टर प्रसाद के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। 2 दिनों से मेघना घर नहीं गई है, अगर मेघना इस 2 दिनों में कुछ, यही सोचकर नवीन के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ उन दोनों में अनबन थी, बहुत दुरिया थी, अब तो शायद नफरत भी बोले तो गलत नहीं होगा, लेकिन वक्त ऐसा तो था जब वो दोनों खुल के हंसे हो, साथ में कभी साथ में घूमे हो, सिनकरो झगड़े किए हैं दोनों ने, लेकिन एक रिश्ता तो था दोनों का। नवीन को उठते देख साहिल बोला अंडस्को क्या हुआ। नवीन ने कहा अंडस्को कुछ नहीं, मैं भी घर के लिए निकलता हूँ। साहिल ने कहा अंडस्को ठीक है। नवीन ने वहां से जल्दी से निकाला और अपने कार में बैठा बंगलौर के सड़कों में दौड़ पड़ा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है और जाए तो जाए कहाँ, बिना मेघना को लिए वो घर जा भी नहीं सकता और मेघना कहाँ थी वो भी उसे नहीं पता। उसने खुद से कहा अंडस्को कहीं वो अपने डैड घर तो नहीं चली गई। फिर खुद की ही बात को नकारते हुए उसने कहा अंडस्को नहीं वो वहां क्यों जाएगी, जाती तो मेरे डैड उसे लेकर आने को क्यों बोलते, कहीं वो अपने फ्रेंड के घर तो नहीं गई। इतना सोचते ही उसने चेहरे पर चमक आ गई और बोला अंडस्को हाँ वो अपने फ्रेंड के घर ही गई होगी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करता और बोला अंडस्को हेलो हेलो शीतल। दूसरे तरफ से आवाज आए अंडस्को ओ हाँ नवीन बोलो क्या बात है। ये बोलने के लिए तो फोन नहीं किए, हम कल फंक्शन में आ रहे हैं कि नहीं। डोंट वरी हम आएंगे कल फंक्शन में, मेघना को मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था। नवीन ने उसकी बात सुनी तो पहले ही समझ गया कि मेघना उसके घर में नहीं है, वरना वो ये सब क्यों बोलती। नवीन कहा अंडस्को अच्छा अच्छी बात है, मैं कल मिलता हूँ। इतना बोल उसने फोन कट कर दिया। उसने खुद से कहा अंडस्को शीतल के पास नहीं गई है तो किसके पास गई होगी ये। उसने उसके सारे दोस्त कॉलिंग को कांटेक्ट करके पूछ लिया, लेकिन कहीं भी वो मेघना के बारे में एक जानकारी हासिल नहीं कर पाया। उसने हताश होकर एक गाड़ी एक सड़क में रोक दी। नवीन सोच ही रहा था कि उसको एक ख्याल आया, 1 मिनट कहीं वो डॉक्टर सार्थक के साथ तो नहीं है वो। इतना सोचते ही उसके हाथ स्टीयरिंग में कस गए। उसने खुद से कहा अंडस्को आई सेवर मैग्ना, अगर तुम मुझे उस डॉक्टर के साथ दिखी तो वो डॉक्टर कहीं का नहीं रहेगा, ये इस लॉयर नवीन का वादा है।
वही इतना बोल उसने किसी को कॉल किया और सार्थक का न्यू फ्लैट का एड्रेस पता करवाने को बोला। कुछ ही वक्त में वो एक बिल्डिंग के सामने रुका। उसने गुस्से से उस बिल्डिंग को देखा और अंदर चला गया और फ्लैट डोर के पास रिंग बेल बजाई। किसी ने नहीं खोला। उसने गुस्से में बार बार बेल रिंग बजाई। तभी दरवाजा खुल गया और सार्थक भड़कते हुए बोला, अंडस्को कौन है जिसे तुम जीत नहीं है। वही सामने नवीन को देख वो हैरान और कंफ्यूज दोनों हो जाता और बोला, अंडस्को मिस्टर नाथ आप यहाँ। नवीन ने उसकी बात पूरी सुनी भी नहीं। सार्थक का घर घुस गया अंदर। उसने देखा सार्थक वहाँ एक बड़ा सा ट्रॉली बैग था तो उसे और शक हो गया कहीं मेघना इसके साथ भाग तो नहीं रही है। उसने घूर के सार्थक को देखा। वही सार्थक को अभी अभी मुंबई से बंगलौर आया था। ऐसे नवीन को इसके घर घुसते देख वो हैरानी से बोला, अंडस्को ये क्या कर रहे आप मिस्टर नाथ। नवीन ने गुस्से में पूछा, अंडस्को मेघना कहाँ है। सार्थक कंफ्यूज होकर बोला, अंडस्को वॉट मेघना वो मेरे साथ क्यों होगी। नवीन ने गुस्से से भड़कते हुए बोला, अंडस्को वो 2 दिन से घर नहीं गई है और तुम बोल रहे हो मेघना तुम्हारे साथ नहीं है तो ये क्या है बैग। तुम क्या उसके साथ भागने का प्लान बना रहे हो। सार्थक को नवीन को देख समझ गया था कि नवीन अभी फ्रस्ट्रेट है और कुछ भी वो उल्टा सीधा जवाब देगा तो उसी पर उंगली उठाएगा। इसलिए उसने कहा, अंडस्को देखिए मिस्टर नाथ मैं खुद 2 दिन क्या पूरे 10 दिन से बंगलौर से बाहर था और आज ही बंगलौर लौटा हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि मेघना कहाँ होगी। नवीन ने कहा, अंडस्को तुम झूठ बोल रहे हो। सार्थक ने अपना फोन निकाल के मुंबई एम्बिशन हॉस्पिटल को कॉल लगाते हुए बोला, अंडस्को बात कर लीजिए वहां पर 2 दिन मैंने वहां अपने शिफ्ट्स किए हैं। इतना बोल उसने अपना फोन नवीन को दे दिया। नवीन ने घूरते हुए उसके फोन को देखा और कान में लगा कर उनसे बात की। सामने वही जवाब आया जो सार्थक बोल वहां सच में सार्थक ने अपने ड्यूटी की है। वही नवीन हैरान होकर बोला, अंडस्को अगर तुम्हारे साथ मेघना नहीं है तो कहाँ है वो। सार्थक ने शांति से कहा, अंडस्को अब आप सारे बात मुझे बताएंगे कि हुआ क्या तब मैं आपको कुछ बोल पाऊंगा। नवीन ने थोड़े गुस्से में कहा, अंडस्को ये हमारा निजी मामला है सॉरी मैं आप पर बिना सबूत के शक किया। नवीन सार्थक के बगल से गुजरने ही वाला था कि सार्थक ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया जिसे नवीन ने घूर के सार्थक को देखा। सार्थक ने उसे देख कहा, अंडस्को अब ये अपना निजी मामला मेरे घर तक पहुंचा है तो अब ये निजी तो रहा नहीं और बात मिस मेघना की है। नवीन उसकी मेघना को मिस मेघना बुलाते देख जवाब दिया, अंडस्को मिसेज मेघना नाथ। नवीन की बात सुन सार्थक थोड़ा मुस्कुरा के कहा, अंडस्को ओके मिसेज मेघना नाथ को अभी खोजना जरूरी है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नवीन ने उसे देख कहा, अंडस्को क्यों तुम क्या देश चलाते हो जो तुम पर मैं भरोसा करूँ। सार्थक ने कहा, अंडस्को देश तो नहीं लेकिन जो चलाने की हिम्मत रखते हैं उनसे खास दोस्ती है हमारी। मिस्टर नायर को जानते होंगे आप। नवीन ने घूर सार्थक को देखा और पूछा, अंडस्को तुमसे उनका क्या रिश्ता है। सार्थक ने हंसते हुए कहा, अंडस्को रिश्ता तो डॉक्टर और पेशेंट वाला ही है लेकिन रिश्ता अब इतना बड़ा है कि हमें कुछ हो भी जाए तो वो हमारे लिए लड़ने को भी तैयार है। नवीन ने कहा, अंडस्को इसकी कोई जरूरत नहीं मेरी खुद की फ्रेंड मान्या मानन इस पूरे बंगलौर की माफिया क्वीन है वो। सार्थक ने कहा, अंडस्को जहां तक मुझे याद है अभी तो वो शायद किसी वुमेन लीग में है। इस छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। नवीन ने कहा, अंडस्को और मिस्टर नायर को करना चाहिए जो कि उतने बड़े देश के सबसे बड़े खानदान से है। सार्थक ने कहा, अंडस्को जो कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। जिस प्रसाद से लड़ने जा रहे हो उसे न माफिया हरा सकती है और न कोई लॉयर। नवीन हैरान होकर सार्थक को देखने लगा और वो बोला, अंडस्को तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में। सार्थक ने स्मिर्क स्माइल के साथ कहा, अंडस्को साइक्रेट्रिक्स हूँ दिमाग की विचार और मन की बात सब पढ़ लेता हूँ। पॉलिटिकली जिन विवादों से घिरा प्रसाद तुमसे उसका केस लड़ने आया था वो कोई आदमी नहीं था बल्कि जाने माने नेता का बेटा था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और मेघना अभी खतरे में है इसलिए बोल रहा हूँ मेरी बात मान लो। नवीन जो अभी मेघना को कुछ हुआ न हो वो सोच में खुद को समझा रहा था। वो अभी सार्थक की बात सुन इतना घबरा गया था उसकी मुंह से आवाज ही नहीं आ रहा था। उसने सार्थक को देखा जो उसे ही देख रहा था। कुछ समय बाद सार्थक फोन में बात कर रहा था, अंडस्को हाँ सर नवीन मेरे पास ही है मैंने उसे मना लिया है।
दूसरे तरफ से आरिफ की आवाज आए अंडरस्कोर वेरी गुड, उसे वही फंसाए रखो। आई नो ये सब हम उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका भी और कोई उपाय नहीं है हमें। अगर मेघना चाहिए तो नवीन ने इमोशन के साथ खेलना ही पड़ेगा। सार्थक ने ओके सर कहा। इतना बोल उसने कॉल कर दिया। वही आरिफ अपने बालकनी में ये सब बात कर रहा था। उसने फोन रखा ही था कि मान्या की पीछे से आवाज आती है, अंडरस्कोर किसके इमोशन के साथ खेल रहे हो। आरिफ ने पीछे मान्या की आवाज सुनी तो पीछे मुड़ा और मान्या को देखा, फिर आगे देख बोला अंडरस्कोर कुछ नहीं, बस जो काम लॉजिकली न हो वो काम इमोशनली हो जाता है, वही कुछ काम करवा रहा हूँ क्योंकि इमोशन ही इंसानों की मजबूरी होती है। मान्या उसकी बात सुन थोड़ा मुस्कुरा के सामने देख बोला अंडरस्कोर हाँ, इसलिए इमोशन को कभी दिखाना नहीं चाहिए, खुद को इतना मजबूत करो कि इमोशन सामने आए ही न। आरिफ उसे देखा और एक गहरी सांस ली। नवीन अभी भी सार्थक के ही घर में था। सुबह हो गई थी लेकिन वो अभी इतना टेंस था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने टाइम देखा, सुबह के 6 बज चुके थे। दोपहर को उसके घर में फंक्शन था और अभी तक मेघना का कोई अता पता नहीं था। तभी सार्थक हाथ में 2 मग कॉफी लेकर आता है और नवीन को एक मग देते हुए बोला अंडरस्कोर लो। नवीन ने पहले मग को देखा और फिर सार्थक को। उसे बहुत गुस्सा आया, यहाँ एक मेघना नहीं मिल रही है और ये उसे कॉफी दे रहा था पीने के लिए। उसने उसका हाथ झटते दिया जिससे सार्थक ने थोड़ा गुस्से में कहा अंडरस्कोर ये क्या हरकत थी आपकी मिस्टर नाथ। नवीन ने गुस्से सार्थक को देखा और कहा अंडरस्कोर क्या हरकत, यहाँ मेघना नहीं मिल रही है और तुम मुझे कॉफी दे रहे हो। सार्थक ने कहा अंडरस्कोर मेघना नहीं मिलने का कारण भी आप खुद है मिस्टर नाथ। अगर आप अपनी वाइफ के प्रोटेक्शन में जरा सा भी सावधान रहते तो यहाँ हमें परेशान नहीं होना पड़ता था। नवीन ने घूरते हुए कहा अंडरस्कोर बकवास बंद करो, वो इंडिपेंडेंट लड़की, किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है उसे। सार्थक ने स्मिर्क करते हुए कहा अंडरस्कोर तो आपको डर किस बात का है, कहीं आपको मिसेज मेघना नाथ से ज्यादा किसी और चीज की तो टेंशन नहीं है। नवीन ने सार्थक को घूर के देखा और कहा अंडरस्कोर बकवास बंद करो, समझे मैं ही पागल था कि यहाँ तुम्हारी बातों में आ गया। शायद मुझे यहाँ से जाकर सच में मेघना को खोजना चाहिए और कुछ प्लान करना चाहिए। इतना बोल वो जाने लगता है कि सार्थक की आवाज आती है अंडरस्कोर तुम यहाँ से चले तो जाओगे अपने घर में, क्या बोलोगी जो फंक्शन की तुम्हें टेंशन है को आज होने भी वाली है। नवीन रुक गया, उसने अपनी आंखें कस के बंद कर लिया और अपने मन में बोला अंडरस्कोर ये डॉक्टर पता नहीं क्या है, सारे मन की बात पढ़ रहा है मेरा। सार्थक ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा अंडरस्कोर अगर तुम चाहते हो कि मेघना और इस सिचुएशन से तुम निकलो तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। नवीन ने पीछे मुड़ उसे देखा जैसे कह रहा हो अंडरस्कोर बोलो क्या करो। सार्थक ने एक मुस्कान के साथ कहा अंडरस्कोर बस कुछ इंतजाम करने हैं। नवीन कंफ्यूज हो गया और बोला अंडरस्कोर कैसा इंतजाम। सार्थक बस मुस्कुरा दिया। नाथ विला। बहुत ज्यादा चहल पहल थी, ऐसा लग रहा था नाथ विला में कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। वही बाहर में कार के अंदर नवीन बेचारा कांप रहा था, उसे ये डर था कि वहां कोई उसे देख पहचान न ले। वही सार्थक उसे देख बोला अंडरस्कोर इतना क्यों डर रहे हैं आप, आपका ही घर है मिस्टर नाथ। नवीन ने उसे जबरदस्ती के मुस्कान के साथ दांत पीसते हुए बोला अंडरस्कोर जरूर मेरा घर है, लेकिन अभी वहां जितने लोग हैं अभी मेरे अपने से ज्यादा मेरे दुश्मन ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए उसे डर लग रहा है। सार्थक ने एक गहरी सांस ली और कहा अंडरस्कोर कुछ नहीं होगा, मैंने जो सामान मंगवाया है वो लेकर आया कि नहीं। नवीन ने पीछे की डिग्गी खोल दी जहां बहुत सारे आउटफिट्स रखे हुए थे। सार्थक ने जब देखा तो खुश होते हुए कहा अंडरस्कोर परफेक्ट। नवीन कंफ्यूज होकर बोला अंडरस्कोर तुम ये सब से क्या करना चाहते हो। सार्थक ने एक आउटफिट निकाला जहां बहुत सारे जानवर के कार्टून कैरेक्टर के आउटफिट्स थे। नवीन की बात सुन सार्थक ने कहा अंडरस्कोर ज्यादा कुछ, बस तुम्हारे घर वाले को थोड़ा सा डराना चाहता हूँ। नवीन ने कंफ्यूज होकर कहा अंडरस्कोर व्हाट कैसे। सार्थक ने नवीन को पूरा आइडिया बता दिया। नवीन ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए बोला अंडरस्कोर क्या तुम पागल हो गए हो कि पागलों का इलाज कराते कराते तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया, तुम मेरे घर में अटैक करवाना चाहता हो। सार्थक उसे देख शांति से कहा अंडरस्कोर आप ये चिल्लाना बंद करेंगे, पहली पूरी बात तो सुन लो। नवीन ने गुस्से से कहा अंडरस्कोर अब क्या बाकी रह गया है, साफ दिख रहा है तुम मेरे फैमिली को मरवाना चाहते हो।
सार्थक ने घूरते हुए कहा अंडस्को हाँ हाँ यही काम रह गया है मेरा डॉक्टर का काम छोड़ के टेरर अटैक करूं पहले तो आपकी मैं मदद कर रहा हूं जिससे आपको घर में मेघना को लेकर कोई सवाल न करे और आप कुछ दिन यहां से बाहर रहकर मेघना को खोज पाओ और अभी मुझ पर ही हटे चढ़ रहे हैं पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नवीन ने मुंह बनाते हुए कहा अंडस्को ठीक है बोलो। सार्थक ने एक गहरी सांस ली और कहा अंडस्को ये अटैक फेक होगा वहां ये सब कॉस्ट्यूम के बिना घुसा नहीं जा सकता है समझे। नवीन ने कहा अंडस्को लेकिन सिक्योरिटी चेक होगी ही। नवीन की बात सुन सार्थक ने अपना सिर मारने का मन कर रहा था उसका घर था वो कैसे भी करके सिक्योरिटी को कुछ भी बोल या हटा सकता था। उसने नवीन से कहा अंडस्को तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड्स को तुम बदल भी तो सकते हो। सार्थक की बात सुन नवीन बोला अंडस्को अगर इसमें मैं फंसा तो। सार्थक ने कहा अंडस्को आप क्यों फंसोगे सारा दोष तो इन अटैकर का होगा। नवीन अब समझा सार्थक ने एक लंबी सांस ली और अपने मन में बोला ओह गॉड इसे समझना कितना मुश्किल है कैसे ये लॉयर बन गया। वो अगर चाहते तो अटैक करने वाले मेहमान बनकर भी जा सकते लेकिन नवीन और उसकी फैमिली ने लिमिटेड लोगों को बुलाया था जहां एक्स्ट्रा कोई और इनवाइटेड नहीं था इसलिए वो ये भी नहीं कर सकते थे और बाहर के सर्वेंट को भी उसके मोम डैडी देख रहे थे तो उसमें भी वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। वही नवीन ने गहरी सांस ली और फंक्शन शुरू होने का वेट करने लगा। वही घर के अंदर नंदनी और राकेश बहुत ज्यादा परेशान थे। राकेश तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे उन्होंने नंदनी को कहा अंडस्को कहाँ है वो दोनों क्या उन्होंने नहीं आने का फैसला लिया है जरा भी इज्जत है उन्हें हमारी। नंदनी ने परेशान होकर कहा अंडस्को पता नहीं फोन भी नहीं लग रहा है दोनों का क्या हो रहा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी एक सर्वेंट वहां पर आकर बोली अंडस्को सर मैम मिस्टर नायडू के साथ उनकी फैमिली यहाँ पहुंच चुकी है। राकेश ने ये सुन अपने आंखें बंद कर लिए और बोले अंडस्को बस यही सुना बाकी रह गया था भगवान जाने किन पापों की सजा मिल रही है हमें कि ऐसा बेटा मिला। नंदनी भी दुख से अपना सिर झुका ली। राकेश ने उस सर्वेंट से कहा अंडस्को ठीक है हम आते हैं उन्हें बैठने को कहो। राकेश अपने जगह से उठता है और बाहर जाते हुए बोला अंडस्को फोन करती रहो उसे जब तक कॉल ना उठाए तब तक पता नहीं ये नायडू परिवार भी हम पर क्या क्या सवाल करेगा अभी इनके जवाब मुझे देने पड़ेंगे। नंदनी ने हाँ में सिर हिलाया और राकेश बाहर चले गए। राकेश हॉल में आ गए और बोले अंडस्को अरे आप सब खड़े क्यों हैं बैठिए बैठिए। आलोक जो मेघना के पापा थे वो बोले अंडस्को कैसी बात कर रहे हैं राकेश जी हम संबंधन है ऐसे आपके बिना पूछे थोड़ी ना हम बैठ सकते हैं। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा अंडस्को आप संबंधन से पहले हमारे मित्र थे उस हैसियत से तो बैठ ही सकते थे। आलोक स्मिर्क मुस्कान के साथ कहा अंडस्को हाँ मित्र थे अब संबंधन ज्यादा हो गए हैं। ऐसे एक दूसरे को कटाक्ष करते देख सावी जो मेघना के माँ थी वो जल्दी से बोली अंडस्को आप दोनों शांत हो जाए वैसे नवीन और मेघना दिख नहीं रहे हैं। पीछे से नंदनी आते हुए बोली अंडस्को वो दोनों जरूरी काम से कहीं गए हैं बात हो गई है मेरी आधे घंटे में आ जाएंगे। आलोक ने नाराजगी से कहा अंडस्को आज के दिन कौन सा काम था उन दोनों को और अगर काम था भी तो मेघना को छोड़ के जाना चाहिए था नवीन को उसे साथ लेकर क्यों गया हो। राकेश अपने चिड़चाहट को कंट्रोल करते हुए कहा अंडस्को ये तो वही दोनों बता सकते हैं। इतना बोल वो नंदनी को देखते हैं जो अपना सिर हिला देती जैसे कह रही हो उसका नवीन बात हो गया है राकेश अभी जाकर थोड़ा चैन का सांस लेते हैं। कुछ ही वक्त बिता था कि बहुत सारे कार्टून एनिमल कैरेक्टर के सूट पहने डोर जैसे चलकर बहुत से लोग अंदर गार्डन जहां फंक्शन की तैयारी की जा रही थी वहां जा रहे थे। गार्ड्स ने रोकते हुए कहा अंडस्को अरे अरे कहाँ जा रहे हो ऐसे। तभी सामने से एक आदमी आता है वो बोला अंडस्को सर हम फन कैफ से आए हैं यहाँ से मिस्टर नाथ ने हमें यहाँ आने का ऑर्डर दिया था कि वहाँ फंक्शन है तो इंटीमेट देना है। गार्ड ने कहा अंडस्को लेकिन ऐसे बिना कोई पेपर वर्क दिखाए हम जाने कैसे दे। वहां पर राकेश भी आ गया और बोला अंडस्को क्या हुआ इतना शोर क्यों है यहाँ पर। तभी वो आदमी बोला अंडस्को सर हम फन कैफ से आए हैं यहाँ हमें मिस्टर नवीन नाथ ने फंक्शन को एंटरटेनमेंट करने के लिए बुलाया गया था। इतना बोल उसने एक पेपर दिखा दिया जहां नवीन के सिग्नेचर भी थे। राकेश ने देख कहा अंडस्को ठीक है आ जाओ अंदर। सब ने हाँ में सिर हिला और वो लोग अंदर चले गए। वही दूर से सार्थक और नवीन भी ये सब देख रहे थे। नवीन को तो डर लग रहा था कुछ हो न जाए।
सार्थक ने उसे देख कहा अंडरस्को तुम आप टेंशन क्यों ले रहे हो। नवीन उसे देख कहा अंडरस्को तुम ही बोलो, इतने देर से मैंने तुम्हारी डॉक्टरी इज्जत उतार ही दी है और तुम भी उतार ही दो। सार्थक हल्का सा मुस्कुराया और मन में बोला अंडरस्को ये इतना भी बुरा नहीं है। वही अंदर इतने सारे एनिमल और कार्टून कैरेक्टर आए आउटफिट्स में देख सब बच्चे बहुत खुश हो गए, वहां कुछ बच्चे भी थे वो तो ये सब देखकर वो लोग उसके साथ खेलने लगे। नंदनी ने राकेश से पूछा अंडरस्को ये सब। राकेश ने कहा अंडरस्को नवीन ने बुलवाया है लेकिन अभी तक खुद नहीं आया है। नंदनी ने कहा अंडरस्को उसने अभी मैसेज किया है, ट्रैफिक के कारण वो लेट हो रहे हैं। राकेश ने गुस्से से कहा अंडरस्को आने दो, दोनों को ऐसी क्लास लाऊंगा कि कभी बाहर जाने का नाम लेंगे। काश कर इस नवीन को बहुत पीने का शौक चढ़ा है उसे। वो इतना ही बोल रहे थे कि किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अंडरस्को आह मेरी बच्ची। एक आदमी जिसने एक कार्टून कैरेक्टर का सूट और उसके साथ एक गन के साथ एक बच्ची को पकड़ा हुआ था, वो बच्ची रोती हुए बोल रही थी अंडरस्को मम्मा। सब हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे सब अपना कैप उतार दिए और सबने के बंदूक उन सबके ऊपर तान दिया जिससे सब डर गए। आलोक और सावी भी वहां आ गए। आलोक ने हैरानी से पूछा अंडरस्को ये क्या हो रहा है। एक अटैकर ने कहा अंडरस्को ज्यादा कुछ नहीं, मौत खेल चलेगा अब। राकेश ने जल्दी से कहा अंडरस्को गार्ड्स। तभी वो आदमी उस बच्ची के माथे में बंदूक और लगाते हुए बोले अंडरस्को कोशिश भी मत करना वरना ये बच्ची मरेगी, साथ साथ तुम सब भी मरोगे। राकेश के ऊपर भी एक गन किसी ने तान दी। राकेश जी ने गुस्से से उन सबको देखा और कहा अंडरस्को क्या चाहिए तुम लोगों को। वो आदमी ने कहा अंडरस्को ज्यादा कुछ नहीं, बस तेरा बेटा और तेरी बहू चाहिए। नंदनी और सावी घबरा गए। वो बोली अंडरस्को क्यों, उन दोनों ने क्या किया है। वो आदमी ने कहा अंडरस्को हमारे बॉस का ऑर्डर है उन दोनों को लेकर जाना, कारण हमें नहीं पता और पता भी है तुझे नहीं बताना। सब परेशान हो गए। आलोक तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहा अंडरस्को ये क्या बकवास कर रहे हो, हम अभी पुलिस को कॉल लगता हूँ। एक आदमी ने उसका फोन छींटे हुए आलोक के सर पर बंदूक तानते हुए कहा अंडरस्को क्यों, बूढ़े मरने की बहुत जल्दी है तुझे, यहाँ खून की नदियां बहाना चाहता है। आलोक ने अपने हाथ गुस्से में मुट्ठी बना ली, वो कुछ नहीं कर सकते थे ये देख उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो आदमी राकेश के पास गया और बोला अंडरस्को चल तेरे बेटे को यहाँ बुला। नंदनी ने कहा अंडरस्को वो घर में नहीं है, प्लीज यहाँ से जाओ। वो आदमी ने कहा अंडरस्को तुझसे पूछा मैंने, चल बूढ़े बता तेरा बेटा कब आएगा। राकेश ने बिना कोई भाव का जवाब दिया अंडरस्को मुझे नहीं पता इस बारे, वो कब आएगा, प्लीज वो यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से। वो आदमी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा अंडरस्को कभी तो कभी आएगा ही, तब तक वेट करने हमें आता है। फिर वो अपने लोगों को बोला अंडरस्को सब लोगों के फोन ले लो। नंदनी ने ये सुना तो चुपके से नवीन को मैसेज कर दिया कि यहाँ वो ना आए कल तक। वो मैसेज सेंड ही की थी, उसका भी फोन छीना गया। वही सार्थक और नवीन को तो शायद यही मैसेज का वेट था। वो दोनों खुश हो गए लेकिन नवीन थोड़ा दुखी भी था, उसके कारण क्या क्या उसकी फैमिली को फेस करना पड़ रहा है। वही सार्थक बोला अंडरस्को चलो अब मैंने उन लोगों से कह दिया है, वो लोग रात तक चले जाएंगे, तुम सेड मत हो। नवीन ने हाँ में सर हिलाया और कार में बैठ गया। वही सार्थक ने आरिफ को मैसेज कर दिया अंडरस्को सर काम हो गया, नवीन को कुछ दिन यहाँ से छुट्टी मिल गई। दूसरी तरफ से आरिफ का मैसेज आता है अंडरस्को गुड, आगे को प्लान पर फोकस करो। आरिफ अपने स्टडी रूम में सार्थक को मैसेज देखते ही गुड मैसेज करके आगे की प्लानिंग करने के लिए सार्थक को बोल देता है। आरिफ ये सब कर रहा था कि उसके पास नीरज आता है। हाँ वो अभी तक आरिफ के घर में ही था। वो वहां आकर अपने सर से बोला अंडरस्को सर आपने मुझे बुलाया। आरिफ ने अपने फोन को देखते हुए बोला अंडरस्को हाँ अभी तुम दिल्ली जाओ, राजेंद्र प्रसाद का पूरा हिस्ट्री सर्च करके मुझे उसकी कॉपी भेजो। नीरज हैरान हो गया अंडरस्को राजेंद्र प्रसाद, वो अभी दिल्ली सीएम है, उनकी हिस्ट्री। आरिफ ने कहा अंडरस्को हाँ उसकी हिस्ट्री तुम्हें भी पता है, वो सीएम केआर में क्या कर रहा है, अपने देश में आतंक फैला रहा है जो उसका बेटा ही कर सकता है और वो अभी जेल में है। उसके बेटे को जेल से निकालने के लिए उसे एक वकील की जरूरत है। नीरज ने कहा अंडरस्को लेकिन उन्हें तो कोई लॉयर अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि कोर्ट में उनके बेटे के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चल सकती है, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर।
आरिफ ने कहा अंडरस्को चल सकता है अगर कोई ऐसा लॉयर हो जो लॉ कोर्ट सारे सरमैंस को पूरा किया हो वही इस केस रीओपन करवा सकता है। नीरज ने कंफ्यूज होते हुए कहा अंडरस्को अगर ऐसा है तो कौन है वो जो कर सकता है। आरिफ ने कहा अंडरस्को नवीन नाथ। नीरज हैरान हो गया और बोला अंडरस्को व्हाट नवीन नाथ पर वो तो मामूली मतलब हाँ वो बहुत बड़े लॉयर है लेकिन ये सब उन्हें कैसे मिला है। आरिफ नीरज को देख कहा अंडरस्को कुछ बातें दुनिया से छुपी रहती है अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए नवीन ने वही किया। वो जैसे दिखता वैसा बिल्कुल नहीं है, बस उसे समझना आसान नहीं है दावों कुछ ऐसा खेलेगा कि तुम उसके बातों फंसते चले जाओगे। नीरज ने हाँ में सिर हिलाया और बोला अंडरस्को पर सर आप राजेंद्र प्रसाद के बेटे का केस रीओपन क्यों करना चाहते हैं। आरिफ ने बिना कोई भाव के कहा अंडरस्को 5 साल पहले को टेरर अटैक बंगलौर के उस यूनिवर्सिटी में हुआ था। वो बस एक छलावा था माजरा कुछ और ही इसलिए इस केस का रीओपन होना जरूरी है। नीरज ने हाँ में सिर हिलाया और बोला अंडरस्को ओके सर मैं जल्दी ही उस दिल्ली जाकर उसका सब हिस्ट्री निकलता हूँ। इतना बोल वो जाने लगा तभी नीरज पीछे मुड़ के बोला अंडरस्को सर हम उस मिस का क्या करेंगे। आरिफ ने कहा अंडरस्को उसे मुंबई भेजने तैयारी करो उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। अगर उसकी हालत खराब हुई हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। नीरज ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर जैसे ही जाने के लिए दरवाजा खुला तो सामने देख वो घबरा गया क्योंकि सामने मान्या आंखें छोटी करके वहां घूरते हुए खड़ी थी। नीरज ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए डरते हुए बोला अंडरस्को मैम आप यहाँ। मान्या उसे देख बड़ी ही डरवानी आवाज में कहा अंडरस्को मेरा पति कहाँ है। नीरज बेचारा थूक निगला और अंदर की ओर इशारा कर दिया। मान्या ने उसे एक बार भी नहीं देखा और अंदर घुस गई और नीरज भी दरवाजे में बिल्कुल चिपक के खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और मन में बोला अंडरस्को ओह गॉड ये मान्या मैम एक्ट्रेस कितनी अच्छी है सर के शादी के बाद एकदम डरवानी लग रही है कैसे कोई माफिया हो। चल बेटा नीरज निकल यहाँ से क्या पता कब इनका मूड बदल जाए और वो तुझे गोलियों से उड़ा दे। इतना बोल वो वहां से चला गया। वही अंदर जैसे मान्या गई तो घूर आरिफ ने उसे देख कहा अंडरस्को क्या हुआ ऐसे क्यों घूर रही हो। मान्या उसके पास जाकर अपने हाथ बांधते हुए बोली अंडरस्को कौन सा प्लानिंग कर रहे थे। आरिफ जो टेबल से कॉफी लेने के लिए हाथ बढ़ाया था वो रुक गया और मान्या को देखा जो उसे सीरियस होकर देख रही थी। उसने पूछा अंडरस्को क्या मतलब। मान्या ने कहा अंडरस्को मैंने पूछा क्या चल रहा है तुम दोनों बीच। आरिफ हैरानी से बोला अंडरस्को क्या चल रहा है क्या मतलब है वो मेरा असिस्टेंट कुछ जरूरी बात कर रहे थे काम को लेकर तुम क्या क्या सोच रही हो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लड़का हूँ। मान्या ने उसे देख बुरी सी शकल बनाए और बोली अंडरस्को ओ प्लीज मैंने वो पूछा भी नहीं मेरा इतना भी गंदा नहीं है ओके। आरिफ ने मान्या की बात सुनी तो कंफ्यूज होकर बोला अंडरस्को तो तुम क्या जानना चाहती हो। मान्या ने उसे घूरते हुए कहा अंडरस्को तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे मनिया कहा और बोला कि मैं एक एक्ट्रेस हूं पर तुमने कहा मैं कोई मानन फैमिली से हूं। मैंने यहाँ पर मानन फैमिली के बारे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मैं एक माफिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ और यहाँ की माफिया क्वीन कोई मान्या मानन है। आरिफ ने अपने आंख कस के बंद कर लिए और खुद को गाली देते हुए कहा अंडरस्को ओ गोद क्या जरूरत पैनिक होकर बोलने की लेकिन इसे अभी भी याद है। हाँ याद क्यों नहीं होगा ऐसी महान लड़की को याददाश्त अच्छी ही होती है। हाँ जब मान्या को होश आया था तो आरिफ परेशानी में वो भी बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। मान्या ने आरिफ को ऐसे चुप देख बोली अंडरस्को बोलो भी चुप क्यों हो। आरिफ ने एक गहरी सांस ली और कहा अंडरस्को हाँ तुम एक एक्ट्रेस हो और एक माफिया फैमिली के साथ एक माफिया भी हो। मान्या ने आरिफ को देखा और शांति से पूछा अंडरस्को और ये बात तुम मुझे कब बताने वाले थे। आरिफ ने मन में कहा अंडरस्को कभी भी नहीं। मान्या उसे देख कहा अंडरस्को अरे बोलो भी ये क्या बार बार मौन व्रत में चले जाते हो। आरिफ ने कहा अंडरस्को तुम्हारी अभी कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें कुछ भी याद दिलाने और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी बताने के लिए मना किया था। मान्या उसे देखा फिर कहा अंडरस्को ओह आई सी अब मुझे सब कुछ पता चल ही चुका है तो मुझे अपने ड्यूटी में चले जाना चाहिए। आरिफ ने जल्दी से कहा अंडरस्को नहीं अभी नहीं। मान्या आरिफ को घूरते हुए कहा अंडरस्को क्यों नहीं। आरिफ ने कहा अंडरस्को क्योंकि अभी डॉक्टर ने माना किया। मान्या ने कहा अंडरस्को तो क्या मैं घर में कैद रही और तुम्हारी इस जेनी की रोबोटिक आवाज सुनती रहूं।
आरिफ ने कहा अंडरस्को लेकिन तुम अभी ठीक नहीं हो और मैं तुम्हें कोई काम करने नहीं दे सकता। मान्या ने कहा अंडरस्को ठीक है, तब तक मैं क्या करूं? आरिफ ने मान्या को देखा और कहा अंडरस्को तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे ऑफिस जाओगी। मान्या ने आरिफ को देख कहा अंडरस्को किस लिए? आरिफ ने चिढ़ते हुए कहा अंडरस्को किस लिए जाते हैं, तुमने ही कहा न घर में नहीं रहना काम करना है तो उसी के लिए जाओगी। आरिफ की बात सुन मान्या उसके पास आकर मुस्कुरा के कहा अंडरस्को बिल्कुल सही डिसीजन लिया तुमने, इस काम को करने में बड़ा मजा आएगा। आरिफ कंफ्यूज होकर बोला अंडरस्को किस काम को? आरिफ की गर्दन को पकड़ लेती है और अपनी एरी में खड़ी होकर आरिफ के बिल्कुल नजरों के सामने आकर बोली अंडरस्को ऑफिस रोमांस करने में। इतना बोल वो आरिफ के होठों में अपने होठ रख देती है, आरिफ को हमेशा से झटका देती हुई। हमारी मान्या का क्या नया किस आरिफ को फिर शौक दे दिया। कुछ वक्त वो मान्या को देखा और वो भी मुस्कुरा के किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ नवीन और सार्थक कार में बैठे थे और कहीं जा रहे थे। नवीन बहुत परेशान था। सार्थक ने नवीन को देख कहा अंडरस्को तुम इतना परेशान मत हो, मैंने उन लोगों को बोल दिया है, वहां चले गए हैं। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया। नवीन कहा अंडरस्को तुम कह रहे थे कि नायर फैमिली मेरी मदद करेगी, लेकिन क्यों वो मेरी मदद क्यों करेगी मेघना को खोजने में? नवीन के बातों में सीरियसनेस दिख रही थी। सार्थक ने भी गंभीर होते हुए कहा अंडरस्को देखो मदद फ्री में नहीं मिलती, वो तुम्हारी मदद तो करेंगे लेकिन उससे पहले तुम्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी। नवीन कंफ्यूज होकर बोला अंडरस्को मैं क्या मदद करूंगा, उनका वो पहले से इतनी बड़ी फैमिली है, उनके इतने वर्कर्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? सार्थक ने एक स्माइल के साथ कहा अंडरस्को सब तुम्हारे जैसे तो नहीं है जो अपनी सर्वेंट्स को कोर्ट में सबमिट कर सकता है। नवीन हैरान होकर सार्थक को देखता है और बोला अंडरस्को तुम्हें कैसे पता चला? सार्थक ने उसे बिना देखे ही ड्राइविंग में ध्यान देते हुए कहा अंडरस्को ऐसे बहुत से काम है जो मुझे तुम्हारे बारे में पता है। नवीन को अब शक हो रहा था। उसने पूछा अंडरस्को तुम मुझ पर नजर रखे हुए थे क्या? सार्थक ने नवीन को देखा और एक मुस्कान दे दी। नवीन ये देख परेशान होकर बोला अंडरस्को ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? सार्थक ने जवाब दिया अंडरस्को जिससे काम होगा उस पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी ना। नवीन ने घूर के सार्थक को देखा और बोला अंडरस्को क्या चाहते हो तुमने तो कहा था तुम मेरी मेघना को खोजने में मदद करोगे। सार्थक ने कहा अंडरस्को बिल्कुल वही है, तुम्हें रियल मेघना की खोज में तुम्हारे साथ हूं मैं। नवीन और कंफ्यूज हो गया और बोला अंडरस्को क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सार्थक ने उसे देख कहा अंडरस्को सब चीज एक साथ नहीं, धीरे धीरे समझ आएगी। नवीन ने सार्थक को देखा और तभी नवीन का फोन बजने लगा। नवीन ने देखा उसके डैड राजेश का कॉल था। सार्थक ने कहा अंडरस्को उठा लो, तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। नवीन ने घूर के सार्थक को देखा और बोला अंडरस्को तुमसे बात ही नहीं करना मुझे। इतना बोल उसने फोन उठा लिया। तभी राजेश की आवाज आए अंडरस्को हेलो बेटा तुम अभी कहाँ हो? नवीन ने अपने पापा के आवाज में पहली बार घबराहट महसूस की थी जिसे समझ उसे बहुत बुरा लगा। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए बोला अंडरस्को हेलो डैड, मैं और मेघना अभी मंगलुरु में है। नवीन की बात सुन राजेश बोले अंडरस्को ओके, कुछ तुम और मेघना इंडिया से बाहर चले जाओ बेटा। नवीन ने राजेश की आवाज में बहुत ज्यादा डर महसूस कर पा रहा था। उसे पता था ये सब उसके कारण ही हुआ है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने खुद बहुत मुश्किल से संभालते हुए कहा अंडरस्को क्यों डैड, कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या? राजेश चुप हो लेकिन कुछ देर बाद बोला अंडरस्को देखो मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस तुम दोनों कुछ दिनों कुछ महीनों तक मत आओ। इतना बोल वो फोन कट कर दिए। नवीन ने अपने फोन को कस के पकड़ लिया और अपनी आंखें निराशा से बंद कर लिया। सार्थक ने कहा अंडरस्को क्या कहा, अंकल ने जरूर कुछ दिन बंगलो आने से मना किए होंगे। नवीन ने घूरते हुए सार्थक को देखा और कहा अंडरस्को क्या चाहते हो तुम मुझसे? सार्थक ने उसे देख कहा अंडरस्को बस तुम्हें किसी का केस लड़ना है। नवीन ने पूछा अंडरस्को किसका? सार्थक ने कहा अंडरस्को राजेंद्र प्रसाद का दूसरा बेटा रजत प्रसाद का। नवीन हैरान हो गया और बोला अंडरस्को रजत प्रसाद राजेंद्र प्रसाद का बेटा है जो कि दिल्ली के सीएम है।
सार्थक ने हाँ में सिर हिलाया और बोला अंडस्को हाँ, और जो तुमसे मिलने आया था वो भी राजेंद्र प्रसाद का बड़ा बेटा रवि प्रसाद था, जो तुम्हें धोखे से इस केस को लड़वाना चाहता था। नवीन ने कहा अंडस्को पर तुम भी तो वही कर रहे हो। सार्थक ने हंसते हुए कहा अंडस्को बिल्कुल, लेकिन हमारा कुछ और ही है। नवीन ने कंफ्यूज होकर कहा अंडस्को क्या है? सार्थक ने कहा अंडस्को वो तो तुम्हें मिस्टर नायर ही बता सकते हैं। नवीन ने कहा अंडस्को लेकिन वो क्यों करना चाहते हैं ये सब? सार्थक ने कहा अंडस्को सबका एक मकसद होता है, उनका भी शायद कुछ प्रॉब्लम हो इस प्रसाद से। नवीन ने कहा अंडस्को लेकिन मैं मेघना को खोजना चाहता, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। सार्थक ने कहा अंडस्को सोच लो, क्योंकि प्रसाद से भी ज्यादा खतरनाक नायर फैमिली है, कहीं वो मेघना को खोजने के बजाय उसे हमेशा के लिए गायब न करा दे। नवीन ने घूर सार्थक को देखा तो सार्थक मुस्कुरा दिया। अगली सुबह आरव इतने दिन बाद ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने एक नवी ब्लू कलर का सूट पहना था। उसने बड़े अच्छे से अपने बाल सेट कर लिए और एक महंगी घड़ी पहनते हुए रूम से बाहर आता उसने मान्या को आवाज लगाते हुए बोला अंडस्को मान्या जल्दी चलो, हमें ऑफिस जाना है। वो इतना बोल रहा था कि सामने किसी से टकरा गया। वो कोई और नहीं मान्या ही थी जो उसे घूर के देख रही थी। आरव ने हैरानी से मान्या को देख कहा अंडस्को तुम रेडी हो गई, पहले बोल देती, मुझे लगा अभी तक नहीं हुई हो। मान्या ने घूरते हुए आरव से कहा अंडस्को पूरे 30 मिनट लेट किया तुमने, तुम तो लड़कियों को फेल कर दो रेडी होने में। आरव ने सिर झुका लिया। मान्या उसे देख कहा अंडस्को अब खड़े होकर मुहूर्त भी निकालना चाहते हो? आरिफ ने ना में सिर हिलाया तो मान्या ने कहा अंडस्को तो चलो जल्दी। आरिफ ने हाँ कहा और जाने के लिए जैसे आगे बढ़ाया ही था कि मान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो आरिफ कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। मान्या ने उसे देख घूरते हुए कहा अंडस्को तुम मेरे ही हस्बैंड हो ना? आरिफ ने घूरते हुए कहा अंडस्को क्यों, कोई शक है? मान्या ने कहा अंडस्को हाँ शक तो बहुत सारा है, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। आरिफ ने कहा अंडस्को क्या? मान्या ने कहा अंडस्को तुम मुझे गुड मॉर्निंग किस पहले करते थे कि नहीं? आरिफ हैरानी से बोला अंडस्को क्या? मान्या ने उसके एक्सप्रेशन देखे और समझ गई और बोली समझ गई, तुम एक नंबर के फत्तू इंसान थे। इतना बोल वो वहां से चली गई। आरिफ हैरानी से उसे देखता रह गया। आरिफ और मान्या एक बिल्डिंग के आगे रुके। मान्या अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। उसने अभी तक थोड़ा सा भी आरिफ से बात नहीं की थी क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। कैसा पति मिला था, बिल्कुल साधु संत जैसा, रोमांस का कीड़ा है कि नहीं अंदर जरा सा भी। इतनी सुंदर वाइफ को ये आदमी प्यार नहीं करता, उल्टा दूर भागता है। बेचारी मान्या कहाँ फंस गई थी। वही आरिफ मान्या को देखा जिसके एक्सप्रेशन इतने डरवाने थे कि आरिफ एक पल के डर गया कि अगर उसने जरा भी मान्या को रोकना या टोकना चाहा तो मान्या उसे कच्चा न चबा जाए। उसने मान्या का ध्यान अपने तरफ करने के लिए 2 बार गाड़ी हॉर्न बजाया। मान्या जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया। आरिफ ने फिर 2 बार हॉर्न बजाया। इस बार भी मान्या ने जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया। आरिफ सोचने लगा है इसे जरा भी ध्यान नहीं दिया, अंदर से कोई स्टैचू की आत्मा तो इसके अंदर नहीं आ गई। यही सोच उसने फिर से हॉर्न बज गया तो मान्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोली अंडस्को क्यों कान फाड़ रहे हो, ज्यादा हॉर्न मारने का शौक चढ़ा है क्या? बोलो तो तुम्हें हॉर्न बना देती हूँ। मान्या ने इतनी जोर से चिल्लाया था कि आरिफ को धरती हिलती हुई सी महसूस हुई। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया था क्योंकि इतना शॉक हो गया था। उसने मान्या को डरते हुए देखा जो उसे ही बड़े खतरनाक तरीके से देख रही थी कि आरिफ की आवाज नहीं निकल रही थी। उसने खुद बड़े मुश्किल से संभालते हुए बोला अंडस्को वो। मान्या ने दांत पीसते हुए कहा अंडस्को वो क्या कर रहे हो, बोलो ठीक से। आरिफ ने बड़ी मुश्किल से एक मुस्कान के साथ कहा अंडस्को वो मेरा ऑफिस आ गया। मान्या ने आरिफ की बात सुनी तो बाहर एक नजर डालती है और कार से निकल जाती है बिना कुछ आरिफ से बोले। उसने आरिफ से पूछा भी नहीं। आरिफ ने मुंह बनाया और कार पार्क करने चला गया। वही मान्या ने उस बिल्डिंग को ध्यान से देखा। उसकी नीली आंखें इस समय पूरे बिल्डिंग को बड़े ध्यान से रही थी। वैसे तो नायर इंडस्ट्रीज की रियल ब्रांच नहीं थी, लेकिन आरिफ मान्या के चक्कर में बंगलोर में रहता था। उसने यहाँ अपनी एक ब्रांच खोल ली थी जहाँ वो बस अपने लोगों के साथ कुछ अलग काम कर सकता था। मान्या ने आगे बढ़ा। बाहर गार्ड ने उसे रोक लिया और बोला अंडस्को आप ऐसे नहीं जा सकती मिस। मान्या ने उस गार्ड को देखा और कुछ नहीं बोली।
गार्ड ने उसे देख कहा अंडस्को आप यहाँ से जाए। मान्या ने उसे देख कहा अंडस्को मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मैं क्यों जाऊँ। उस गार्ड ने कहा अंडस्को सॉरी मिस, यहाँ इंटरव्यूज नहीं होते काम को लेकर। मान्या कंफ्यूज हो गई, वो बोली अंडस्को क्यों नहीं होते, ये भी एक ऑफिस है। गार्ड ने कहा अंडस्को देखिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए प्लीज जाए। मान्या उसे देख स्माइल करते हुए कहा अंडस्को इम्प्रेसिव, तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो, लेकिन सॉरी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। उस गार्ड ने गुस्से में मान्या को देखने लगा, वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से आरिफ को आवाज आए अंडस्को उसे जाने दो। निखिल निखिल जो उस गार्ड का नाम था, वो हैरान होकर पीछे देखता है, जहां आरिफ को देख वो बहुत खुश हो जाता है। वो बोला अंडस्को सर आप यहाँ। आरिफ सामने आकर बोला अंडस्को ये इसमें आ ही गया। निखिल ने खुश होते हुए कहा अंडस्को आपको देख मैं बहुत खुश हूँ सर, इतने दिन बाद आप ऑफिस आए, आपको पता भी है आपके बिना ऑफिस कितना सुना लगता था। आरिफ ने कहा अंडस्को अब नहीं लगेगा, मैं जो आ गया हूँ। निखिल खुश हो गया और मुस्कुरा दिया। मान्या को उन दोनों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अंदर जाने लगी तो निखिल उसके रास्ते आ गया और बोला अंडस्को आप कहाँ जा रही है। मान्या ने घूर के निखिल को देखा और कहा अंडस्को क्या तुम्हारे सर ने जो कहा उसे सुना नहीं, तुमने मुझे अंदर जाने के लिए कहा। निखिल ने गुस्से मान्या को देखा तो आरिफ ने कहा अंडस्को निखिल जाने दो उसे। निखिल ने कंफ्यूज होकर उसे देखा तो आरिफ ने कहा अंडस्को वो मेरी वाइफ है। निखिल हैरानी से मान्या को देखने लगा जो उसे इग्नोर करके चली गई थी, उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा अंडस्को व्हाट, आपने शादी कर ली, कैसे, कौन है ये, ऐसे कैसे शादी कर ली आपने। आरिफ ने उसे देख कहा अंडस्को तुमने उसे पहचाना नहीं। निखिल ने कंफ्यूज होकर कहा अंडस्को नहीं, कौन है ये। आरिफ ने कहा अंडस्को शी इस मान्या मानन। निखिल हैरान हो गया और मान्या जिस साइड से गई थी वहां देखने लगा और हैरानी से बोला अंडस्को क्या, लेकिन वो हमेशा मास्क में रहती है, आज ऐसे कैसे। आरिफ ने कहा अंडस्को हाँ, लेकिन दुनिया को नहीं पता न, बस हम दोनों को पता है, तुमने उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, अब ये मत बोलना कि तुमने उसकी शकल कभी देखी ही नहीं थी। निखिल ने मुंह बनाते हुए कहा अंडस्को सर होने वाली मैडम बॉस थी वो, उन्हें देखना हमारे लिए पाप था। आरिफ हंसने लगा और बोला अंडस्को हाँ हाँ वफादार सिपाही, अब और एक एहसान करो, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलने देना कि मान्या कौन है, ओके। निखिल ने हाँ में सिर हिलाया। आरिफ ने निखिल से कहा अंडस्को तो अंदर चले। निखिल ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर में खड़े एक गार्ड को वही रहने को बोल आरिफ के साथ जाने लगा तो उसे अंदर से शोर सुनाई देने लगा। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखा और कहा अंडस्को ये क्या हो रहा है। निखिल आरिफ के साथ अंदर आता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि सब मान्या घेर के खड़े हुए थे और मान्या को देखकर चिल्ला रहे था अंडस्को ओह मनिया आई एम योर बिग फैन, प्लीज मनिया मैम मेरे साथ एक पिक ले लीजिए। ये सब से मान्या इरिटेट हो रही, उसने गुस्से में सबको देखा लेकिन सब इतनी भीड़ थी कि सब मान्या के एक्सप्रेशन को देख ही नहीं पा रहे थे। वो तो हैरान थे कि मान्या क्या कर रही, उन सबको यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि कोई भी बाहर का इंसान आरिफ के ऑफिस नहीं आ सकता था, क्योंकि आरिफ के जितने ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो सब आरिफ ने खुद से चुने थे अपने काम के लिए। लेकिन मान्या को देखकर उन सब को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। अब आ गई तो मान्या को इग्नोर तो नहीं कर सकते थे न, और मान्या को कोई इग्नोर कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो मान्या जो थी। वही इतनी भीड़ देख निखिल बोला अंडस्को सर ये क्या हो रहा, सब मैम को घेर के क्यों रखे है। आरिफ ने लाचारी से कहा अंडस्को एक्टर जो है, सबको सेल्फी लेनी होगी। निखिल कंफ्यूज होकर बोला अंडस्को एक्टर। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़कर मान्या के पास खड़ा हो गया और थोड़े कड़क आवाज में कहा अंडस्को तुम सबको कोई काम नहीं है जो मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हो। आरिफ को देख सब हैरान हो गए थे, उन्हें यकीन नहीं हुआ आरिफ है वहां पर। सब ने खुद को चुटी कटा, फिर उन्हें होश आया और लेकिन फिर उन्हें शॉक देने वाला बात यह था कि आरिफ ने कहा मान्या उसकी वाइफ है, किसी को यकीन नहीं हुआ और सब सदमे चले गए अंडस्को की आरिफ ने शादी कब की और कहाँ की किसी को पता कैसे नहीं चला। और वो तो छोड़ो, आरिफ ने शादी की भी तो मान्या से, बंगलौर की इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सबने कहा अंडस्को सर आप आ गए। आरिफ ने कहा अंडस्को हाँ, और अपने साथ तुम्हारी लेडी बॉस को भी लेकर आया हूँ।
इतना बोल उसने मान्या के कमर को पकड़ लिया। मान्या थोड़ी चौंक गई और आरिफ को देखने लगी। वही आरिफ की बात सुन सब मान्या को देखने लगे। जो आरिफ को देख रही थी सब बहुत खुश थे कि चलो फाइनली उसके सर से शादी कर ही ली। सबने आरिफ को कांग्रेचुलेट किया तो आरिफ मुस्कुरा दिया और सबको थैंक यू बोल सबको अपने काम में लगने बोल दिया और मान्या को देखता है जो उसे ही देख रही थी। उसने उसे पूछा अंडस्को तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मान्या ने उसे ऊपर से नीचे देख बोली अंडस्को मुझे लगा तुम कोई साधु संत हो पर आज पता चला तुम बोल्ड भी हो। सबके सामने मुझ पर हक जमाने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। हम आई इम्प्रेस्ड। आरिफ ने उसकी बात सुनी तो बोला अंडस्को तुम कहना क्या चाहती हो। मान्या ने शरारती मुस्कान के साथ कहा अंडस्को ज्यादा कुछ बस तुम्हें ये संत जैसे आदमी से रोमांटिक मैन बनाने का सफर शुरू होता है। वही निखिल पीछे खड़ा अभी उनकी बातें सुन रहा होता है। बेचारा ऑकवर्ड हो गया और खांसने लगा जिससे आरिफ और मान्या ने पीछे मुड़ निखिल को देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा अंडस्को ओह सॉरी मैं जाता हूँ। मान्या ने उसकी ओर देख कहा अंडस्को हाँ तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी दूसरों की बात सुनना गलत बात होती और कपल की बातें चोरी छुपे सुनना उससे भी ज्यादा गलत बात होती है। निखिल ने गुस्से में मान्या को देखा और अपने मन में बोला अंडस्को क्या बोलना चाहती है ये मैं यहाँ इनकी बातें सुनने के लिए खड़ा हूँ। मान्या ने रूड टोन में कहा अंडस्को अभी तक यही खड़े क्या मुंह ताक रहे हो जाओ भी। निखिल को गुस्सा आ गया। उसने घूरते हुए मान्या को देखा जिसे मान्या ने टोटली इग्नोर कर दिया। आरिफ ने निखिल को देख शांति से कहा अंडस्को निखिल तुम जाओ अपना काम करो। निखिल ने हाँ में सिर हिलाया और मान्या को घूरते हुए वहां से चला गया। वही मान्या आरिफ से कहा अंडस्को कितना रूड आदमी तुमने यहाँ काम पर रखा है। आरिफ ने घूर के मान्या को देखा और बुदा के बोला अंडस्को रूड मेरे एमोलॉय नहीं तुम हो। मान्या ने उसकी बात सुनते हुए घूर के बोली अंडस्को क्या कहा। आरिफ ने जल्दी कहा अंडस्को कुछ भी तो नहीं। मान्या उसे देख हाँ में सिर हिलाया और बोली अंडस्को कुछ नहीं कहो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया और कहा अंडस्को अब चले। मान्या ने पूछा अंडस्को कहाँ। आरिफ ने कहा अंडस्को मेरे केबिन में। मान्या ने कहा अंडस्को रुके क्यों हो चलो। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है। आरिफ एक गहरी सांस लेता और आगे बढ़ जाता है और मान्या के पीछे चला जाता है। मान्या जब केबिन में पहुंची तो देखते रह गई क्या इंटीरियर था आरिफ के केबिन का। आरिफ उसके पास आकर खड़े होकर बोला अंडस्को अच्छा है ना। मान्या ने बाहर उस बड़े से कांच की दीवार से पूरा बंगलो शहर को देखते हुए बोली अंडस्को बहुत ज्यादा। आरिफ ने खुश होते हुए कहा अंडस्को मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा इसलिए मैंने ये बिल्डिंग बनवाई थी। मान्या उसकी बात सुन बोली अंडस्को अच्छा कितने समय से जानते हो मुझे। आरिफ ने उसे देखा जो उसे ही देख रही थी। उसे कहने का मन था कि वो हमेशा से उसे जानता है लेकिन कह नहीं सकता था इसलिए उसने हल्का मुस्कुराते हुए कहा अंडस्को अगर किसी को जानना हो तो उसे समय नहीं लगता बस उसके कुछ पल के साथ से ही वो इंसान उसके बारे में सब कुछ जान जाता है। मान्या ने आरिफ को देख एक स्माइल की और फिर से बाहर देख बोली अंडस्को बिल्कुल लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि जिसके साथ जो हमेशा रहता है उसे कभी कोई जान ही नहीं पाया हो क्योंकि सामने वाला उसको अपना सच और उसका असली चेहरा दिखाया ही ना हो। आरिफ ने मान्या की बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने आगे कुछ नहीं कहा और बोला अंडस्को तुम अगर चाहो तो आराम कर सकती हूँ यहाँ मेरा एक प्राइवेट रूम भी है मैं तब तक अपना काम कर लूँ। मान्या ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया और बाहर देखती रही। वही आरिफ वहां से अपना काम करने चला गया। वही दूसरी तरफ सार्थक और नवीन अभी सार्थक के अपार्टमेंट में थे। वो दोनों लंच कर रहे थे लेकिन नवीन बस घूर के सार्थक को देख रहा था क्योंकि वो बेफिक्र से खाना खा रहा था। नवीन ने चिढ़ते हुए कहा अंडस्को तुम खाना बंद करके ये बताओ कि मुझे करना क्या है। सार्थक ने नवीन को देख बोला अंडस्को अरे खाना तो खाने दो वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। नवीन सार्थक घूरते हुए बोला अंडस्को मेरे पास टाइम नहीं है समझे। सार्थक ने घूर के नवीन को देखा।